हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, किसके बेसिस पर सजीव के अंदर कितने लक्षण हैं, सजीव को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, निर्जीव को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने बताया था जैव प्रक्रम का इंट्रोडक्शन आपको कल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीजों को कि जैव प्रक्रम के अंदर जो भी अनुरक्षण, जैसे कि आपका पहला अनुरक्षण दे रखा है आपके बुक में एनसीईआरटी में, क्या चीजें, पोषण, फिर श्वसन, फिर वृद्धि, फिर परिवहन, फिर जनन, इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो आज देखने जा रहे हैं किस चीजों को, पोषण को। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा पोषण। पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण वह प्रक्रिया है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करता हो, उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करता हो, क्या कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाता है। जैसे हम जीव हैं, हमने क्या किया, हमने कोई चीज खाया, तो वो खाने वाली जो चीजें होंगी, जो भी फूड मटेरियल होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, पोषक तत्व कहलाएगा। चाहे वो आम हो, इमली हो, रोटी हो, कटहल हो, जो भी चीजें हैं। तो हम किसी भी पोषक तत्व को, चाय, बिस्किट, कुछ भी जो खाते हैं, उस खाने का मेन मकसद क्या है, ताकि हम उसका ऊर्जा का उपयोग कर सके, ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अच्छा, जिस ऊर्जा का उपयोग किसमें होगा बेटा, विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए होगा। इस ऊर्जा का उपयोग क्या होगा बच्चों, इस ऊर्जा का उपयोग क्या होगा, ऊर्जा का उपयोग जीव किसमें करेगा, उपयोग करेगा विभिन्न प्रकार के का जैविक प्रक्रिया को करने के लिए, चाहे वो सांस लेना हो, खाना खाना हो। अब भैया खाना जो खाते हैं उसमें भी तो एनर्जी लगता है, चबा रहे हैं, उसमें भी ऊर्जा खत्म हो रही है आपकी। तो वो ऊर्जा कहां से आ रही है, वो ऊर्जा जो ऑलरेडी आपने पहले खाने से खाया था और उससे जो ऊर्जा मिली थी, वो ऊर्जा। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा एनर्जी, ऊर्जा लॉस हो रहा है ना, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है ना। तो ये जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, तो विभिन्न प्रकार का वही जैविक प्रक्रिया है। विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रिया को करने के लिए, जैविक प्रक्रिया को करने के लिए, अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा क्या काम करेगा, नए कोशिका को बनाने में, या आप लिख सकते हैं नए ऊतक के निर्माण में। कोशिका समझते हैं ना, जीवों के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अच्छा भाई, आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर प्रति सेकंड, हर सेकंड एक कोशिका टूटती रहती है और बनती रहती है। तो कोशिका जो बनेगी उसमें भी, यानी ऊतक जो बनेगा उसमें भी ऊर्जा का उपयोग होगा। अच्छा, कुछ टूटी है ऊतक, तो उस टूटे फूटे के ऊतकों के मरम्मत में भी इसका उपयोग होगा। क्या होगा बेटा, टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत में, टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत में, टूटे फूटे के ऊतकों के मरम्मत में कौन, इस ऊर्जा का प्रयोग होगा। पोषण समझ में आया किसको कहेंगे, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी चीजों को, खाने वाली चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है।
अब वो ऊर्जा का काम हम किस में करते हैं? विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं को, मतलब बोलने में, चलने में, दौड़ने में, हंसने में, इन सब चीजों में ऊर्जा खत्म होता है आपका, तो वो ऊर्जा आप उसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड कुछ ना कुछ कोशिकाएं हजारों लाखों की संख्या में टूटती रहती हैं और उससे ज्यादा बनती रहती हैं। तो टूटे फूटे ऊतक जो है उनके मरम्मत में काम करेगा तथा नए ऊतकों के निर्माण में भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और वो ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्ति होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात करते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपोषण और दूसरा होता है आपका परपोषण। पहला आपका क्या है बच्चों? स्वपोषण और दूसरा है बच्चों आपका कौन सा? परपोषण। स्वपोषण के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? परपोषण। अब देखिए स्वपोषण किसको कहेंगे और परपोषण किसको कहते हैं? देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब कहिएगा सर अंग्रेजी क्यों बता रहे हैं, बताना जरूरी है यहां पर। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और इसको बोलते हैं परपोषण को बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। अब कहिए कि जरूरी क्यों है अंग्रेजी लिखना यहां पर सर? चूंकि जो स्वपोषण शब्द है यानी ऑटोट्रॉफिक है वो शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, दो वर्ड है बेटा, एक है बेटा आपका क्या? ऑटो। एक आपका अर्थ क्या है बच्चों? वर्ड क्या है आपका? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है रिक्शा वाला ऑटो नहीं, ऑटो का मतलब है बच्चों सेल्फ, मतलब खुद से। और ट्रॉफ का अर्थ होता है खाना, न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता हो वह क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। क्या समझे बातों को? वह जीव जो अपना खाना खुद संश्लेषित कर लेता हो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? हेटेरो वर्ड भी लिया गया है ग्रीक वर्ड से। हेटेरो का मतलब होता है अदर। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या चीज? वापस न्यूट्रिशन। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पर आधारित होता हो, दूसरे पर निर्भर रहता हो, ऐसे को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या हिंदी में उसे बोलेंगे परपोषी और वह प्रक्रिया परपोषण कहलाएगी। क्लियर है? उतारिएगा इसको। ठीक है, उतार लिया इसको। तो अब एक एक करके समझते हैं कि स्वपोषण किसको कहते हैं और परपोषण किसको कहते हैं बच्चों। सो देखिए स्वपोषण हमने आपको बताया कि स्वपोषण शब्द जो है वो इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ऑटो वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ। उतार लिया ना ये चीजें। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है, अर्थ होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, मतलब जो जीव अपना खाना खुद संश्लेषित करता हो ऐसे जीव को हम और आप क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखिएगा स्वपोषी। स्वपोषी की अगर बात करें तो क्या कहता है? वह जीव जो अपना खाना खुद संश्लेषित करता हो
सौपोषी कहलाता है। सौपोषी जीव कहलाता है और पोषण की यह प्रक्रिया सौपोषी कहलाती है। सौपोषी पोषण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण का यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा बच्चों? सौपोषी या सौपोषी पोषण कहलाएगा। सौपोषी पोषण कहलाता है। समझ में आई बातें? वह जीव जो अपना खाना खुद संग बना ले। अब खुद से बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप कहिएगा सर हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारी अम्मा जो है, हमारी माँ जो है वो अपना खाना खुद बनाती है, तो हम परपोषी हो गए और हमारी अम्मा सौपोषी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? क्या समझिएगा बच्चों कि खुद यहां पर मैंने बनाना नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? खुद संश्लेषित करता हो, मतलब अपने आप अंदर से नेचुरली वो बिल्डअप सिंथेसाइज हो जाए, संश्लेषित हो जाए। तो लेकिन आपकी अम्मा जो खाना बनाती है आपने देखा होगा, तो उसमें दाल आता होगा, चावल आता होगा। फॉर एग्जांपल दाल चावल बनाया अगर, तो चावल के लिए किस पे आधारित होना है? हमें पौधे पे, धान के पेड़ पे आधारित होना है ना जी। हमें दाल के लिए दाल के पेड़ पौधे पर आधारित होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर दाल का पौधा नहीं होगा तो हमारे घर में दाल नहीं बन सकता है। अगर चावल का पौधा ना हो तो चावल नहीं हो सकता है, चावल का भात नहीं बन सकता हमारे यहाँ। तो वही चीज है कि लेकिन उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको किसी के ऊपर आधारित होने की जरूरत नहीं होती है। वो अपना सामान प्रकृति से यानी नेचर से लेते हैं और लेकर के क्या कर लेते हैं? उसको संश्लेषित कर लेते हैं। जैसे कि हरे पौधे, उदाहरण की अगर हम बात करें बच्चों, किसकी बात करें हम लोग? उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा बेटा? हरे पौधे, जितने भी पौधे हैं बच्चों वो सबके सब कैसे हैं? सौपोषी हैं। अच्छा, कुछ जीवाणु, सारे जीवाणु नहीं बेटा, कुछ जीवाणु भी कैसे होते हैं? अब कहोगे सर ये जीवाणु समझते हो ना? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, क्लियर है? तो कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सौपोषी होते हैं, क्लियर है? चलिए, तो ये जो सौपोषी जीव है ये अपना खाना एक विशेष प्रकार के प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं। उस प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे बच्चों? पेड़ पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा, क्या पेड़ पौधे में जो हरे पौधे हैं या बैक्टीरिया है, मोस्टली मैंने क्या लिखा? हरे पौधे, और यहां मैंने लिखा कुछ ही बैक्टीरिया, कुछ ही जीवाणु। तो पेड़ पौधे में, इसलिए मैं लिख रहा हूं पेड़ पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? पेड़ पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की बेटा?
चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला और सबसे अहम चीज जो होगा, महत्वपूर्ण चीज होगा, वो होगा क्लोरोफिल। क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल। इसके बगैर पौधा ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी हो ही नहीं सकता है। पौधे को क्या चाहिए बेटा? चार चीज चाहिए। पहले नंबर पे क्लोरोफिल, दूसरे नंबर पे सूर्य प्रकाश यानी सूरज की रोशनी, तीसरे नंबर पे इसको चाहिए बेटा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और वाटर। देखो बच्चों, यदि इनमें से कोई एक भी कच्ची सामग्री अगर अनुपस्थित होती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने को असक्षम होगा। समझ में आ गई बातें? पौधा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए असमर्थ हो जाएगा। अब देखिए, मैंने क्लोरोफिल को सबसे टॉप पे क्यों लिखा? देखो, अगर सूर्य का प्रकाश हमें भी मिलता है ना बच्चों, धूप में तो हम भी खड़े हो लेते हैं आजकल, हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। अच्छा, दोपहर वाले धूप से नहीं मिलेगा, सुबह खड़े हुआ करो। कार्बन डाइऑक्साइड हम भी इनहेल कर लेते हैं बच्चों, पानी हम भी पीते हैं, तो हम भी जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहे हैं, पानी पी ही रहे हैं, और धूप में जाकर के खड़े हो जाए, हमारा भी पेट भर जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। मई जून की गर्मी होगी, अगर मई जून का धूप होगा तो चक्कर खा के उल्टा गिर पड़ेंगे। इसलिए धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होने से आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास एक पिगमेंट होता है पौधे के अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं बच्चों क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सबसे एसेंशियल चीज है। अच्छा बच्चों, ये क्लोरोफिल होता कहां है? तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट होता कहां है? ये होता है लवक में, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं PLASTID, प्लास्टिड। क्या समझे? ये एक सेल ऑर्गेनली है, कोशिका अंगक है। ये प्लास्टिड क्या है बच्चों? एक कोशिका अंगक है। ये क्या है गुरु? कोशिका अंगक है। अच्छा, इस कोशिका अंगक की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल पादप कोशिका में होता है। ये केवल किस में होता है बेटा? पादप कोशिका में। पादप कोशिका बोले तो केवल प्लांट में, हमारे अंदर नहीं होगा। तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। इसको बेसिकली हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, लेकिन मोस्टली हिंदी देता नहीं है, क्लोरोफिल ही लिख करके दे देता है, जिसको कहते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं बच्चों? हरित लवक भी बोलते हैं। क्लोरोफिल का दूसरा शुद्ध हिंदी में क्या नाम है? हरित लवक। तो हरित लवक क्या करता है कि पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर होता है। हरित लवक कहां होता है बच्चों? याद रखिएगा, हरित लवक की अगर हम बात करें तो हरित लवक पौधे में, पत्तियों में, पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर, जिसको कहते हैं बेसोफिल लेयर अंग्रेजी में, पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर होगा ये। अच्छा भाई, साथ ही साथ ये काम क्या क्या करेगा? तो ये सूर्य के प्रकाश को, ये क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ये क्या करेगा बच्चों? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, यानी ट्रैप करेगा, सोखेगा। अवशोषित, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है।
कब करता है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। कब करता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। क्लियर? याद रहेगा? चलिए जी। तो बिना इसके सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं होगा। दूसरा काम, हरित लवक के उपस्थिति के कारण पौधे के पत्तियों का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा होता है, ग्रीन होता है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि पौधे के पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है डैश, तो क्या लिख दीजिएगा आप? क्लोरोफिल हो तो क्लोरोफिल, नहीं तो हरित लवक टिक लगाइएगा। क्लियर है? दूसरा, पौधे के पत्तियों को हरा रंग कौन प्रोवाइड करता है, ये समझ लिया। अच्छा भाई, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसके अंदर है? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता है किसके अंदर? हरित लवक के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। क्योंकि भैया हमको भी क्या मिल रहा है? हमको भी मिल रहा है क्या चीजें? हमारे अंदर भी तो सूर्य प्रकाश हम भी तो ले रहे हैं, हमारे पास भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास भी तो जल है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाएगा। अच्छा, यदि इनमें से कोई एक भी, इन चारों में से, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में से अगर कोई एक भी चीज अगर एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तो पेड़ पौधा, पादप कोशिका अपने प्रकाश संश्लेषण को करने में असमर्थ होगा। क्लियर? उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं कि सौपोषी समझ में आ गया होगा। ठीक है कि सौपोषी क्या होता है, सौपोषी किसके एग्जाम्पल क्या है, सौपोषी के हरे पौधे कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। चलिए जी। अच्छा, यहां पर आप लोगों को आपके एनसीईआरटी में या आपके क्या कहते हैं भारतीय भवन बुक में ये भी दे रखा होगा, सिद्ध करें कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सिद्ध करें कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करें कि सूर्य प्रकाश एब्सेंट है। देखिए बेटा, उन चीजों को यहाँ पर वो लैब की चीजें, वो लैब मैनुअल जिसको आप लोग कहते हैं सर बिहार में क्या बोला जाता है उसको? प्रैक्टिकल। ठीक है ना? तो वो प्रैक्टिकल की चीजें हैं, लैब की चीजें, उसको यहाँ पर मैं नहीं कराने जा रहा। ठीक है ना? ठीक है। अब हम सीधा आते हैं सौपोषी के बाद किस पे बेटा? परपोषी पे आते हैं। परपोषी आपको बताया कि परपोषी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। अच्छा, हेटेरो शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। हेटेरो का मतलब होता है विभिन्न, अदर। ठीक है? और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। वो जीव जो अपना खाना किसी लेने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे जीव पर आधारित हो, निर्भर हो, वैसे जीव को सौपोषी जीव कहेंगे। और पोषण की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परपोषी कहलाएगी। क्लियर है? फिर से लिखिएगा, समझिएगा इन चीजों को। परपोषी पोषण किसको कहते हैं? परपोषी पोषण किसको कहेंगे बच्चों? देखिएगा, वह जीव जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर, या आप इसको बोल सकते हैं आधारित, निर्भर रहता हो, परपोषी जीव कहलाता है। परपोषी जीव कहलाता है और यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। और यह प्रक्रिया परपोषण
कहलाती है। समझ में आया बच्चों? कि जैसे हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पे आधारित है। भाई अगर हमें चावल ना मिले, चावल का पौधा ना हो, धान का खेती ना हो, तो चावल होगा नहीं होगा। तो चावल अब कहां से मिलेगा? तो भात कहां से खाओगे? रोटी गेहूं अगर ना हो, मक्का ना हो, मकई ना हो, तो क्या होगा? तुम्हें मक्का मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो मक्का की रोटी नहीं खा पाओगे, तो मकई की रोटी नहीं खा पाओगे। तो मतलब कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे पे आधारित है। अब कहोगे सर चलिए हम रोटी नहीं खाएंगे, हम चिकन खा के जिंदा रह लेंगे, ठीक है। तो चिकन को भी खाने के लिए चिकन कहीं ना कहीं से पलेगा ना बेटा। तो चिकन अगर हम बात करें, चिकन कहां से मिलेगा? मुर्गी से। अच्छा, मुर्गी क्या खाती है? दाना। दाना कहां से आएगा? पौधे से। तो देखिए बेटा, कहा जा सकता है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ठीक है ना। जितने भी परपोषी जीव है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सौपोषी पे, मतलब हरे पौधे पे आधारित हैं, निर्भर हैं। क्लियर? समझ में आ गई बातें? परपोषी किसको बोलेंगे? सो अब यहां पर परपोषण के प्रकार हैं। परपोषण के क्या है बच्चों? परपोषण का जो पोषण प्रक्रिया है, इसके 3 प्रकार हैं, जिनमें से पहला प्रकार आता है बच्चों परजीवी पोषण। कौन सा? परजीवी पोषण। दूसरा आता है बच्चों यहां पर मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। और तीसरा आता है बच्चों यहां पर आपका कौन सा? प्राणी संभोजी पोषण। अच्छा, इसको अंग्रेजी में भी मैं लिख देता हूं, कई बार इसके अंग्रेजी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। परजीवी को कहते हैं बेटा पैरासाइट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। मृत जीवी को कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और मृत जीवी को बोला, सॉरी, प्राणी संभोजी को बोला जाता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी पोषण। क्लियर? पैरासाइटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। उतारिएगा इसको बेटा, ठीक है बच्चों। तो पर पोषण आपने देख लिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संभोजी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या क्या चीजें? परजीवी को बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मृतजीवी को बोलेंगे और प्राणी संभोजी को बोलेंगे हमारा क्या चीजें बच्चों? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन तीनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि परजीवी क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संभोजी, या इसी को बोला जाता है एक और नाम से विषमपोषी भोजन भी, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे और आपके अंदर होता है। मनुष्य में कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्राणी संभोजी है। तो देखेंगे एक एक करके कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र को पूरा। तो कल आप लोगों का मैं कहूंगा कि पढ़ के आइए एज अ होमवर्क ये तीनों को, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। साथ ही साथ मनुष्य में पाचन तंत्र को भी पढ़ के आइएगा, आहार नाल से एनस तक, मतलब मल द्वार तक पूरा का पूरा कंप्लीट करके आइएगा। हम उसको एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बारी बारी से देखेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? किसी का भी कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
या हमारा क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप पे भी नंबर है, उस पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैं आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए मैं लाख पढ़ा दूं, लाख कुछ कर दूं, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको जाकर के प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे इसका। ठीक है ना, ये जो सोचेंगे कि हम स्क्रीनशॉट ले लेकर के फोटो मोबाइल में रख लें और उससे हमारी स्टडी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, नो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे नोट्स, भाई आज के डेट में मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट पे भी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस इंटरनेट से पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन बहुत हद तक नहीं। आपको बुक लेना पड़ेगा, मैं कितना भी आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं, लेकिन आप जब तक उसको अपने से नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, आप अपना नोटबुक नहीं बनाएंगे, तब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और जब भी रिवीजन नहीं होगा तब भी कुछ नहीं होगा। याद रख लीजिएगा, रिवीजन एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे किसी चीजों को याद रखा जा सकता है, जिससे किसी चीजों को आसानी से समझा जा सकता है, बार बार उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो प्रॉपर क्लास का नोट्स तैयार करें। ठीक है ना, आप एक बायोलॉजी की बुक अलग बनाइए, मैं आपकी पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी आपके बोर्ड से पहले तक खत्म करूंगा मैं हिंदी मीडियम में। तो जरूरी ये है कि आपके पास उस तरीके का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, आपके पास बायोलॉजी की एक अलग कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसी में केमिस्ट्री भी उतार रहे हो, उसी में फिजिक्स भी, उसी में मैथमेटिक्स भी, बन गया है खिचड़ी, ऐसा नहीं करना। बायोलॉजी की एक अलग कॉपी, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप फेयर करो, फेयर करना कोई ये जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है ना, आप एक कॉपी बनाओ, मैं बहुत तसल्ली से आराम आराम से सारी चीजों को लिखता हूं, आप एक फेयर कॉपी हो, रफ हो, जो भी हो, जैसी भी कॉपी हो, आप उसमें एक बायोलॉजी की सिंगल कॉपी बनाए जिसमें आपका सारा एक एक लेक्चर आपका नोट किया हुआ हो। और फिर देखिए बायोलॉजी कैसे नहीं आता है। देखिए बायोलॉजी कोई मैंने कल भी कहा था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता, लॉजिकल चीजें हैं, सारी चीजें लॉजिक है। यहाँ पर हमारे अंदर पाचन कैसे होगा उसको देखेंगे, हम सांस कैसे लेते हैं उन चीजों को देखना, तो हर जगह तो लॉजिक है, याद करने वाला तो कहीं है ही नहीं। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार में ये ड्रॉबैक है कि लोग बायोलॉजी को कहते हैं कि क्या है, रट लो पास कर जाओगे। देखिए पास करना एक महदूद कोई तरीका नहीं कि पास कर लिए तो हमको आ गया। देखिए आपको बेसिक मैकेनिज्म तो आना चाहिए ना, बायोलॉजी का बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए ना। और क्लास 10 तक की जो बायोलॉजी है वो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमंस, अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द नेचर है। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपके नेचर के बारे में, आपके खुद के बारे में, आपके एनवायरनमेंट के बारे में होना चाहिए, और उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।